दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। अब इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमारे पास में क्या क्या है? फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। सेकंड टॉपिक हमारा है टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस्ड मास, द्विकण निकाय तथा समानित द्रव्यमान। और आज का जो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस्ड मास या समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। नाउ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। अब इनइलास्टिक कोलिजन हमने डिस्कस किया हुआ है, इनइलास्टिक कोलिजन में हमने ले रखा है। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या था? अगर हमारी कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, तो वो जो हमारा कोलिजन था वो हमारा था इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ टक्कर। बट इफ द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व इन कोलिजन then the collision is said to be inelastic collision। यदि टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है तो इस प्रकार की जो हमारी टक्कर होगी उस टक्कर को हम कहेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। अब यहां पर हम परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होगा जिसमें कोलिजन के बाद में बॉडी आपस में चिपक जाती है और एक ही सिस्टम की तरह बिहेव करती है और कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है। So if the bodies stick together after collision and move with a common velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। अब यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, उसमें क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो है बट इट इज इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर किस अवस्था में? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। तो अगर हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो क्या होगा वो हम यहां पर ले रहे हैं। नाउ एक बॉडी हमारी ये है, एंड सेकंड बॉडी हमारी ये है। सो दीज टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, ये दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हमने इनकी u1 एंड u2 कंसिडर की है। सो दिस इज द केस बिफोर कोलिजन। ये हमारा क्या है? टक्कर के पूर्व की स्थिति, बिफोर कोलिजन। अब यहां पर क्या है? हियर u1 इज ग्रेटर देन u2। m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका वेग m2 द्रव्यमान की वस्तु से अधिक है। अब कोलिजन के बाद में दोनों बॉडी हमारी स्टिक हो जाती है, दोनों वस्तुएं चिपक जाती है। तो एक बॉडी हमारी ये है एंड सेकंड बॉडी हमारी ये है। सो इसका मास m1 था, इसका m2 था, दोनों चिपक जाती है एंड कॉमन वेलोसिटी v से मूव करती है। दिस इज द केस आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? टक्कर के पश्चात। अब क्योंकि यहां पर टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक जाती है और एक उपनिष्ठ वेग से गति करती है, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर and move with a common velocity, so this collision is actually
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यह पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है। नाउ हमको पता है कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन है या इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। सो हियर वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम यहां पर संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या ले रहे? संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग भी कौन सा है? रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। सो बिफोर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम हमारा क्या है? m1u1 प्लस m2u2। एंड आफ्टर कॉलिजन क्या है? आफ्टर कॉलिजन सिस्टम का जो टोटल मास है वो क्या गया? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी हमारी v। इसका मतलब यहां पर अगर हम कॉमन वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या आ गई? वो हमारी हो गई v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 divided by m1 plus m2. So this is the common velocity with which two bodies move after collision. तो ये वह उभयनिष्ठ वेग है जिससे टकराने के पश्चात हमारी दोनों वस्तुएं गति करती हैं। तो v हमको मिल गया m1u1 plus m2u2 divided by m1 plus m2. नाउ अगर कॉलिजन से पहले क्या है? जो सेकंड बॉडी है वो हमारी रेस्ट पर है। यदि टक्कर से पूर्व द्वितीय वस्तु जो है वो हमारी विरामावस्था में है तो उस केस में u2 हमारा 0 होगा। तो इफ u2 इक्वल टू 0, तो अगर u2 हमारा 0 है तो क्या आ जाएगा? तो v इक्वल टू m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो उभयनिष्ठ वेग ये कॉमन वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगी? m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्लियर है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू कभी भी आपकी m1 से कम नहीं हो सकती है। m1 प्लस m2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m1। तो अगर m1 प्लस m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है इट मीन्स क्या होगा? v इज ऑलवेज लेस देन u1। इसका मतलब टकराने के पश्चात डेफिनेटली जो इनकी वेलोसिटी होगी, इनका जो वेग होगा वो u1 से कम होगा। तो v इज ऑलवेज लेस देन u1। नाउ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन निकाल देते हैं। मतलब हमको एक्चुअल में ये निकालना है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली हमारी रिड्यूस होती है, कम होती है, उसका ह्रास हो जाता है, हानि होती है। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन या टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन क्या आ जाएगी? K1 बोल दो या फिर K इनिशियल बोल दो। नाउ यहां पर ये क्या हो गया? हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 हमने पहले ही बोल दिया है कि u2 हमारा 0 है। सो K1 इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। नाउ आफ्टर कॉलिजन अगर हम काइनेटिक एनर्जी लें तो
काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या जाएगा K2, और K2 क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। कॉमन वेलोसिटी हमारी v है, एंड कॉलिजन के बाद में दोनों बॉडी क्योंकि आपस में चिपक गई है, स्टिक हो गई है, तो टोटल मास क्या जाएगा m1 प्लस m2। अब v हमने निकाला था, v क्या था, v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हम यहां पर रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ m1 प्लस m2, एंड v की वैल्यू आप रख रहे हो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब जैसे हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। ये क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ये टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन तो है, अगर इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो भी काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होती है, रिड्यूस होती है। अब यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कम होगी, पहले उसकी बात करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो अगर मैं K2 अपॉन K1 की बात करूं, तो K2 हमारा ये K1 ये रहा, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक m1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 1, तो यहां से क्या हमको मिला, K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। इसका मतलब टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा का मान टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम होगा। आफ्टर कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, सो K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। अब हमने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी, कम तो होगी, पर कितनी कम होगी वो हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, K2 माइनस K1, सॉरी K1 माइनस K2 कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी कम हुई है, कितनी लॉस हुई है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में हाफ। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो हमको निकालना है, तो डेल्टा K इज इक्वल टू K1 माइनस K2, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, और इनिशियल क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, एंड फाइनल हमने निकाल दिया था, फाइनल क्या था, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। अब यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास में हाफ m1 u1 स्क्वायर, सो हाफ m1 u1 स्क्वायर, और क्या बच गया यहां पर, ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। अब अगर आप ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो ये मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं, तो एलसीएम आ गया m1 प्लस m2, और ऊपर क्या आया, m1 प्लस m2 माइनस m1, तो यहां पर m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारी हो गई है m2 अपॉन m1 प्लस m2, और बाहर क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, सी हमारा हो गया हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
into u1 square. So half m1 m2 upon m1 plus m2 u1 square. This is the reduction in kinetic energy or loss in kinetic energy. तो गतिज ऊर्जा में जो कमी आई है, जो ह्रास हुआ है, वो हमारा इतना होगा. आज के लेक्चर में बस इतना ही. आज हमने रिड्यूस्ड मास के बारे में जाना है और साथ में हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी डिस्कस किया है. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं तो क्या होगा, और अगर आप लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हो तो क्या होगा. तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है. अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में देखने हैं तो हमारा जो ऐप है सारस्वत एकेडमी, वो आपका प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. तो आप उसे को वहां से डाउनलोड कर लीजिए. उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. तो वहां आपको सारे कंटेंट फुल मोड में मिल जाएंगे. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी हम कंटेंट अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में पहुंचे. तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.